हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय है इसकी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये टेस्ट नंबर 10 है, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 10 का थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आ चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 9th 10th तक हमने सॉल्व कर लिए हैं टेस्ट, तो वो भी अगर आप लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि नदियाँ दी गई हैं और उद्गम स्रोत है उसके। तो फर्स्ट है डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लू नाइल विक्टोरिया और झील मिसिसिपी की बात करें तो इटास्का झील और यांगटीसी तिब्बत का पठार। तो देखो ये जो बी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ये ब्लू नाइल है ये तुम्हारी विक्टोरिया से नहीं निकलती है। ये आपको दिखने को मिलेगी जो हमारी इथोपिया में देखने को मिलती है, ताना झील, ठीक है। ताना झील से ये निकलती है। और ये विक्टोरिया झील से बात करें तो इससे ये निकलती है, आपको देखने को मिलेगी जो वाइट नाइल होती है, वाइट नाइल वो वाइट नील नदी होती है वो निकलती है। और वाइट और ब्लू मिलकर जो है ये नील नदी का निर्माण करती है, ठीक है। और ये विक्टोरिया झील की बात करें कि स्थित कहाँ है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी। 4 देशों से सीमा साझा करती है, केन्या, युगांडा, रवांडा और तंजानिया। ये 4 राज्यों से सीमा साझा करती है ये, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन एक सबसे पूर्व में स्थित है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि भूमध्य सागर, सेकंड है काला सागर, थर्ड बी ऑप्शन सी ऑप्शन है अरल सागर, और सी है कैस्पियन सागर। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये अरल सागर आपको सबसे जो है पूर्व में देखने को मिलेगा। सबसे पश्चिम में आपको भूमध्य सागर मिलेगा, उसके बाद काला सागर है, और काला सागर के बाद कैस्पियन सागर है, और सबसे पूर्व में आपको अरल सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अरल सागर जो है ये दो कंट्री के बीच में, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है, काला ये अरल सागर, ठीक है। जो अरल सागर है ये तुमको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मतलब जारी करती है, तैयार करती है, मतलब जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अनटाक्ड, बी ऑप्शन सी है कि विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है ये यही जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में ये सही है, हमारा ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है कि हमारा दक्षिण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन स्वर्ण, बी है तांबा, सी है यूरेनियम, और डी है हीरा। तो इसका सी ऑप्शन सी है, ये मतलब हीरे के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। जो ओलंपिक डैम खान है जो दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलती है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से यूरेनियम बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में इसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है रुकवा झील, सेकंड है ब्रिस्टल और लंकासायर, थर्ड है और रेड बेसिन फोर्थ है। तो इसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र उत्पादक के बारे में बताना है। तो देखो ये चारों जो है कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। रुकवा झील की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी, जो हमारा क्षेत्र देखने को मिलता है तंजानिया में, रुकवा झील का क्षेत्र यहाँ कोयला उत्पादन के लिए है। और ये ब्रिस्टल यूके में है, लंकासायर भी ये भी यूके में है, और रेड बेसिन की बात करें तो ये चीन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चारों जो है हमारे कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो फर्स्ट है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सेकंड है कि हु वर द शूद्राज, थर्ड है कि द अनटचेबल्स, और फोर्थ है कि द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो ये तो उपरोक्त में से कौन पुस्तकें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं। तो देखो ये चारों पुस्तकें जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये चुनना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद संसद का अभिन्न अंग है, और मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये गलत है, ये राज्यसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, लोकसभा के उत्तरदायी होती हैं। और इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। और ये जो कहा गया कि मंत्रिपरिषद संसद का अभिन्न अंग है, तो ये आर्टिकल 74 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो हमारा फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकेंड गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, केवल एक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है राज्यपाल राज्य निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है राज्यपाल को संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को माफ करने का अधिकार है। सेकंड है कि अब राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। तो देखो सेकंड सही है, क्योंकि मृत्युदंड के लिए क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल, तो ये तो सही हो गया। लेकिन ये फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये संघ सूची के संबंध में नहीं है, राज्य सूची के संबंध में जो है विधि के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर सकता है। तो ये फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, केवल 2। नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित में से
किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? तो फर्स्ट है कि अमेरिका, सेकेंड भारत, थर्ड चीन और डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। चीन में जो है एक सदनीय संसदीय प्रणाली है, ना कि द्विसदनीय। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, ये मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और भारत तीनों में आपको देखने को मिलेगी द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से वे माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? तो फर्स्ट है कि वित्तीय कटौतियां, सेकंड है स्थगन प्रस्ताव और थर्ड है अविश्वास प्रस्ताव। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है, मतलब तीनों उपकरण है जिसके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा चुने जाने हेतु किसी भी नागरिक को न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। सेकंड है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सेकंड तो हमारा सही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा है इसके लिए न्यूनतम उम्र जो नागरिक की होनी चाहिए ये 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी ये चुना जा सकता है। ठीक है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा सेकंड सही होगा, केवल बी ऑप्शन। ठीक है। चलते नेक्स्ट में। भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य होगा यदि वह है, तो मतलब उसके लिए क्या मानक दिए गए हैं कि जो अयोग्य होगा? तो फर्स्ट है कि सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक स्तर पर अस्वस्थ हो। बी ऑप्शन है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लियो। सी ऑप्शन है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद को पर कार्यरत हो। तो ये तीनों मानक हैं जिसके आधार पर जो है हमारा जो सदस्य है ये भारतीय संविधान में वर्णित है कि कोई संसद सदस्य उसको अयोग्य घोषित किया जाता है इन अगर ये तीनों मानक अगर उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ एक और मानक है जो दिवालिया अगर उसको घोषित किया जाता है तब भी उसकी सदस्यता से उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम को पूरा नहीं होता है तो संसद का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम का तात्पर्य तो फर्स्ट है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, बी है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का 2/3 और संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 उपस्थित एवं मत देने वालों का 2.3 तो 2/3 के बारे में। तो इसका देखो ऑप्शन ए सही है, जो संसद के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, मतलब कोरम का तात्पर्य होता है कि जितने संसद सदस्य हैं उसका 1/10 भाग तो उपस्थित होना ही चाहिए, ये मतलब अनिवार्य है, वरना उसकी जो है अगर ये 1/10 सदस्य नहीं होंगे तो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, निलंबन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सेकंड बी है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका प्रमाणित करता है। और सी ऑप्शन है कि लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में वह मतदान करता है। डी ऑप्शन है सभी सत्य हैं, तो ये डी ऑप्शन सही है। ये तीनों हमारे जो है स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में ये तीनों ये उसके पास शक्ति दी गई है। ठीक है, लोकसभा को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, पहचान करें। तो फर्स्ट है कि सभी वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। सेकंड है कि धन विधेयक को प्रारंभ केवल लोकसभा में किया जा सकता है। और थर्ड है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को लोकसभा के लिए मतलब मानने के लिए बाध्य है। तो ये लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये गलत हो गया हमारा। और धन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जो है ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है, और ये धन विधेयक का प्रोविजन 110 आर्टिकल में किया गया है संविधान में। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिए गए कूट की सहायता से आंसर देना। तो फर्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार का कार्यकाल तभी तक बना रहता है जब तक कि लोकसभा में उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है, तो प्राप्त है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि राज्य विधान परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है, ये बताना है। तो राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर सदस्य होते हैं। सेकंड है कि राज्य विधान परिषदों में सदस्य संख्या 60 कम नहीं हो सकती, और जो सदस्य संख्या है मतलब 60 से कम नहीं हो सकती। थर्ड है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष से कम नहीं हो सकती। तो देखो ये 25 वर्ष नहीं, ये 30 वर्ष होती है। और ये जो 60 से कम नहीं, तो नहीं 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मानक होता है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट हमारा सही है कि राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 के बराबर सदस्य होते हैं। और इसका जो है उल्लेख जो हमारी राज्य विधान परिषद है इसका 169 आर्टिकल में किया गया है। तो हमारा इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो गया, केवल एक। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है संविधान संशोधन के बारे में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रावधान जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो फर्स्ट है 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, या फिर 78वें संविधान संशोधन, या 52वें संविधान संशोधन। तो इसका बी ऑप्शन सही है हमारा। जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के अंतर्गत जो है 1976 में जो किया गया था इंदिरा गांधी सरकार में, उसी के अंतर्गत कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी हेतु निम्नलिखित राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हेतु निम्नलिखित में से किस एक योग्यता का को होना आवश्यक नहीं है। तो फर्स्ट है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु धारित करता हो, और सी ऑप्शन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये राज्यसभा की योग्यता के लिए इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के लिए 3 योग्यताएं दी गई हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। तो ए ऑप्शन है राज्य महाधिवक्ता, बी है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश। तो ये तीनों की जो है जो हमारा देखने को मिलता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की जो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें तो ये 165 के आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है। और ये अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, तो इनकी जो नियुक्ति की बात करें तो हमारा देखने को मिलता है आपको जो 233 है, आर्टिकल 233 के बारे में जो बात करता है, जो अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, 233 के अंतर्गत की जाती है। तो हमारा सही हो गया 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, विघटित करना या सत्रावसान करना। बी है कि राज्य विधानसभा है तो आंग्ल भाषा के एक सदस्य को नियुक्त करना। सी ऑप्शन है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित करना। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं और उपरोक्त सभी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति की पावर दी गई है ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों के संविधान अनुरूप न होने पर, संसद या राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों के संविधान अनुरूप न होने पर उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। यह न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत लिया गया है, मतलब जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है कि कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, जापान के संविधान से या रूस के संविधान से। तो ये ऑप्शन सही है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये आर्टिकल 137 में प्रोविज़न किया गया है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है या इसका तात्पर्य है कि इसकी, ये ऑप्शन है कि इसकी कार्रवाई एवं फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। बी है इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालतों में चल रहे मामलों के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सी है अवमानना पर दंडित करने का भी अधिकार है। तो डी ऑप्शन सही है, ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि जो ये अभिलेख न्यायालय का प्रोविज़न की बात करें तो ये आर्टिकल 129 में किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये तीनों इसके अंतर्गत आपको प्रोविज़न देखने को मिलते हैं आर्टिकल 29 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना। तो फर्स्ट है कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं भारत का संविधान देता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत स्वयं भारत का संविधान करता है। इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविज़न किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये आपको देखने को मिलेंगे 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में जो है 6 फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।